अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी सरताज अजीज की मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के 5 दिन बाद तस्दीक। क्या अमेरिका अफगानिस्तान में अमन चाहता है? अमन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी पार्लिमानी कमेटी का इजलास दूसरे दिन जारी रहा। ऑपोजिशन ने अपने 80 आवर्स में से 15 में से 2 निकात वापस ले लिए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी वजारत दाखिला ने तमाम शनाख्ती कार्ड की दोबारा तस्दीक का ऐलान कर दिया है। आखिर क्यों किसी बड़े वाक़े के बाद हुकूमत जागती है? नाज़रीन, अफगानिस्तान में 15 साल से जंग जारी है मगर बज़ोर क़ुव्वत वहाँ पर अमन कायम नहीं हो सका। तमाम स्टेक होल्डर्स, अफगान हुकूमत, इन्होंने सियासी बातचीत का रास्ता निकाला, अमन मुज़ाकरात का रास्ता निकाला मगर मतलूबा नताइज बरामद नहीं हो सके। मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के बाद अफगानिस्तान में सूरत हाल संगीन होती जा रही है क्योंकि अमन मुज़ाकरात को एक धचका लगा है। पाकिस्तान तालिबान के साथ मुज़ाकरात में न सिर्फ उनका वकील रहा है बल्कि मुआवनत का किरदार भी अदा करता रहा है। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है सरताज अजीज साहब की। हालांकि थोड़ी देर कर दी लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अमन मुज़ाकरात की यकीन दहानी नहीं करा सकते। दूसरी तरफ बराक ओबामा का स्टेटमेंट भी इंतहाई अहम है कि अगर तालिबान जो है वो आगे नहीं आते तो फिर वो भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अफगान हुकूमत ने साफ कह दिया है कि संगीन नताइज बरामद नहीं, अगर जंगबंदी नहीं करते तालिबान तो संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं। तो फिर क्या अफगानिस्तान में हमें एक बार फिर जंग और अनारकी के बादल मंडलाते नजर आ रहे हैं? इसी पर बात करेंगे अपने पहले सेगमेंट में। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़ारूक सलीम और अयाज अमीर। अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, 2 स्टेटमेंट बहुत अहम हैं जो आज हमें नज़र आ रहे हैं। एक तो सरताज अजीज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओबामा ने भी इनडायरेक्टली बात कर दी है। क्या नज़र आ रहा है आपको? सरताज साहब ने क्या कहा है कि एक कहा है कि जी वो उसकी तस्दीक की है जी। दुनिया वावेले मचा रही है कि वो मारा गया है और हम कह रहे हैं कि हमने डीएनए टेस्टिंग करनी है। हम ऐसी हरकतें जो हैं पाकिस्तान क्यों करता है? और जब उन्होंने नया अमीर बना दिया है तो तब जो है हमारे जो सरताज अजीज़ साहब हैं वो तस्दीक कर रहे हैं, कमाल मेहरबानी वो कर रहे हैं। भाई पहले दिन ही जब अमेरिका इतने शोर से कह रहा है, आप कहें हाँ एक आदमी मारा गया है, उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हम देखते हैं। पर यहाँ पे ना सिर्फ वो ये बात कर रहे हैं बल्कि एक लिहाज से आंसू भी बहा रहे हैं कि अमन का जो चांसेस है मारे गए हैं, ये हैं। हमें ये जो है तालिबान का वकील बनना, ये कब हम छोड़ेंगे? और ये जो है मुल्ला अख्तर मंसूर, ये अमरीकियों से आप पूछें कि ये अमन के लिए मुआवन साबित हो रहे थे। जब से ये साल शुरू हुआ है तालिबान ने वहाँ काबुल में और अफ़गानिस्तान में धुआई मचा दी है और हम कह रहे हैं कि वो अमन के हामी थे और उसका वो कर रहे थे। एक तो हम पे इल्ज़ाम है गलतियाँ से ही कि हम दोगली पॉलिसी करते हैं, वहाँ पे अमेरिका और अफ़गानिस्तान की मदद की भी करते हैं और एक तरफ हमने तालिबान को पनाह दी हुई है। ये आप क्वेटा शूरा हमारा असर है तालिबान पे, हम उन्हें ला सकते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पे, ये हम कब मजाक ख़त्म करेंगे? क्योंकि वो सारा इल्ज़ाम फिर आप पे जाता है, आप पे जाता है। आपकी कोशिशों को कोई नहीं याद करेगा, कोई नहीं सराहेगा और आप पे डबल गेम का जो इल्ज़ामात है पिछले 11-12 साल से 14 साल से वो आप पे लग रहे हैं, वो लगते रहेंगे कि पाकिस्तान जो है दोगलापन दिखा रहा है। हम क्यों इससे छुटकारा नहीं हासिल करते? वो जो मुल्ला अख्तर मंसूर था, कहना तो ये चाहिए था पहले रिएक्शन कि भाई एक आदमी वहाँ मारा गया है, ड्रोन स्ट्राइक हुई है। ड्रोन स्ट्राइक अच्छी बात नहीं है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, पर हमारे लिए तशवीश की बायस है कि वो जो आदमी मारा गया है उसके पास पाकिस्तान आईडी कार्ड कहाँ से आ गया, पाकिस्तान पासपोर्ट कहाँ आ गया। हमारे लिए वो बड़ी तशवीश की बात है। हम वो सुराग लगाएंगे कि उसके पास कैसे आ गए डॉक्यूमेंट। हम और तावीलें दे रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। ये अजीब हमारी दास्तान है, आज से नहीं है, कब से है। अफ़गानिस्तान से हमें सबक सीखना चाहिए था। हमारा 14 साल तजर्बा नहीं है, 30-35 साल है, पर हमने अफ़गानिस्तान से कुछ नहीं सीखा। सर, आज छठा दिन है। 21 तारीख को वो तस्वीर आपको याद होंगी जो ड्रोन मिसाइल, हेलफायर मिसाइल आया और वो कार तबाह हो गई और आग लग गई। 23 मई को, जैसे आपने कहा, 23 मई को अमेरिका के सदर ने कह दिया था, कंफर्म कर दिया था कि वो मुल्ला मंसूर है। 25 मई को नया लीडर इलेक्ट कर लिया गया था उनकी शूरा ने,
और आज 26 तारीख हो गई, सरताज अजीज़ साहब को ख्याल आया और अब वो कह रहे हैं कि हम भी कंफर्म कर रहे हैं कि वो मुल्ला मंसूर था। आप अंदाज़ा कीजिए कि कल चौधरी निसार साहब ने कॉन्फ्रेंस की है, वो कह रहे थे कि उसके पास डॉक्यूमेंट जो हैं वो असली हैं। वो ये कह रहे थे कि हलाकत हम कंफर्म नहीं कर सकते। वो ये कह रहे थे कि हमसाए मुल्क में रहा है ड्रोन, हमसाए मुल्क का नाम नहीं उन्होंने लिया, कि ड्रोन कभी भी पाकिस्तान में एंटर नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि बॉडी हमने दे दी है। आज सरताज अजीज़ साहब कह रहे हैं कि हलाकत मैं कंफर्म करता हूं और बॉडी हमने अभी तक नहीं दी है। यानी कि हुकूमत अयाज साहब मुकम्मल तौर पे एब्सेंट है, डजंट एग्जिस्ट। हुकूमत नहीं है, वज़ीर ख़ारजा नहीं है, कोई ख़ारजा पॉलिसी नहीं है। इतना मुश्किल तरीन वक्त इस वक्त आया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। आप इंडिया के हवाले से देख लें, अफ़गानिस्तान के हवाले से देख लें, ईरान के हवाले से देख लें, पहले भी हमारे पर मुश्किल वक्त आए हैं। 1965 की जंग के दौरान, 1971 की जंग के दौरान, उस दौरान आप देखिए कि ईरान कहाँ खड़ा था, हमारे साथ खड़ा था। इस वक्त हमारे साथ कौन खड़ा है दुनिया में? ना हमारे पास ईरान के लिए कोई पॉलिसी है, ना हमारे पास ड्रोन के लिए कोई पॉलिसी है, ना हमारे पास अफ़गानिस्तान के लिए कोई पॉलिसी है। ड्रोन्स पे कभी कहते हैं कि हम एहतजाज करते रहेंगे, लेकिन असल में हम आपको इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करेंगे। कौन पॉलिसी बनाने वाला है? तो हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पे एब्सेंट है, पता नहीं किस चीज़ों पे मसरूफ़। देखिए, एक तो हुकूमत की बात है, अफ़गान पॉलिसी जो है वो फ़ौज के हाथ में रही है। ये जो तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल की जो ज़िम्मेवारी ली थी वो हमारी फ़ौजी हाई कमान ने ली थी। तो इसमें फ़ौजी कमान को भी सोचना चाहिए कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तालिबान और ये हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, तालिबान से तल्लुकात क्या होने चाहिए, ये हमारे जो रावलपिंडी के इदारे हैं वो ज़्यादातर उनका असर इस तक मैं एग्री करता हूं कि हकीकतन वो पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा सा अगर रिवाइंड करें कि वो ये पॉलिसी क्यों बना रहे हैं। अगर आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे, अगर आप किसी किस्म की पॉलिसी नहीं बना पाएंगे तो किसी न किसी ने तो वो पॉलिसी बनानी है। बहरहाल ये पुरानी देखें कहानी है, वो समझते हैं कि हम इन चीज़ों का इदराक बाकियों से बेहतर रखते हैं। लेकिन अफ़गान पॉलिसी 78 में हमने तरतीब दी थी, जब रूसी फ़ौजों के आने से पहले, तब से लेके आज तक ये हमने अपने गले का तौक बनाया हुआ है। हम पता नहीं वहाँ पे क्या असर ढूंढ रहे हैं, अपने मामलात हमारे तय नहीं होते। हमारा मुल्क जैसे आपने कहा है उसकी हालत क्या है, लेकिन ये हमारे जहनों से नहीं जा रहा कि वहाँ पे हमने असर अपना कायम करना है, वहाँ पे हमने हिंदुस्तान को रोकना है, और उससे हम ये ऐसे गलतियाँ करते हैं। तो दिखाई जिम्मेदारी हो। आपकी बात से एक बहुत अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आपने कहा कि अफगान पॉलिसी जो वो हमारी फ़ौज बनाती है। आप देखिए, उसामा बिन लादेन काकुल एकेडमी 1.5 किलोमीटर के फासले पर ये सारा कुछ वहाँ पर हुआ। उस वक्त भी हमारी फौज में उस वक्त भी इसी तरह के स्टेटमेंट नज़र आ रहे थे जिस तरह आज हम सरताज अजीज़ के देख रहे हैं और चौधरी निसार साहब के देख रहे हैं। तो चीज़ें तो कुछ भी ठीक नहीं हुई है, चीज़ें तो वही एज इट इज़ बड़ी। देखिए शाज़िया, ये बात है कि उसामा बिन लादेन की हिलाकत, उसका ये मतलब पता चलना कि वो यहाँ पे था, हमारे लिए बायस निदामत था, बायस शर्मिंदगी थी। हम सारी दुनिया को कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, और वहाँ पे वो निकल आए। चले हमारा हाथ नहीं था तो हम नालायक बहुत थे, हम नालायकी की वजह से उसको वहाँ पे हमारी आंखें देख नहीं सकी। अब यहाँ पे मुल्ला अख्तर मंसूर जो है वो तालिबान का कमांडर है, तालिबान अमेरिका से जंग वहाँ पे कर रहा है। तो हमारे जो भी ख्याल, तो अमेरिका तो बरसरे बेकार है, अमरीकी और अफगानी तो वहाँ पे मारे जा रहे हैं, तालिबान मारे जा रहे हैं, वहाँ बम धमाके हो रहे हैं। उनको टारगेट मिला है, वो समझते हैं कि वो अमन में नहीं कर रहा, उन्होंने वो कर दिया। हमारा दुश्मन मुल्ला फजलुल्लाह अफगानिस्तान में बैठा हुआ है ना। अगर मुल्ला फजलुल्लाह का दुश्मन इजराइल होता, इजराइल उसे बख्शता अब तक पता नहीं वो कितने रेड्स अफगानिस्तान पे कर। हम अगर नहीं कर सकते, हमारी दस्तरस से मुल्ला फजलुल्लाह बाहर है, तो अख्तर मंसूर उन्हें पता चल जाए तो उनके ड्रोन अटैक से तो वो बाहर नहीं है। उन्होंने टारगेट देखा, उन्होंने मार दिया। ठीक है, तो दोबारा से वहाँ अफगानिस्तान के हवाले से भी हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। अफगानिस्तान वाले ये कहते हैं कि जो हमारे दुश्मन है अफगान तालिबान, उनको आप अपनी हिफाजत में रखे बैठे हैं या आपकी टेरिटरी में। हम उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये टीटीपी वाले आपके पास दोनों तरफ से अपना मुंह काला किया हुआ है। अफगान हुकूमत भी हमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है, तालिबान भी हमें अच्छा नहीं। पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त इंतहाई वीक है, इस पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। आज सरताज अजीज़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी पर बात करते हैं। आया साहब, सरताज अजीज़ साहब ने ये भी कहा है कि जो ड्रोन अटैक हुआ है इसका मामला आप यूनाइटेड नेशन में उठाएंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यूनाइटेड नेशन में उठाने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि अमेरिका तो आलमी कवानीन की पासदारी कभी भी नहीं करता। इराक, लीबिया, यमन, सीरिया अपने मुफाद के लिए वो हमले करता है। ना हमने यूएन में जाना है, ना हमने वो ये मसले को रेस करना है, ये खामखा की बातें हैं। ड्रोन हमले कितने यहाँ पे होते रहे हैं? तो 424 तो हो चुके हैं। हमारा दुश्मन था जो टीटीपी का सरबराह था बैतुल्ला मसूद, उससे पहले नेक मोहम्मद था जी। और वो दंदनाता फिर रहा था, उसको एक अमेरिकी ड्रोन ने मारा। बैतुल्ला मसूद को एक अमेरिकी ड्रोन ने मारा। हकीमुल्लाह महसूद को एक अमेरिकी ड्रोन ने मारा। हम क्या बातें कर रहे हैं? वहाँ तो हम पहुँच नहीं सकते थे। तब फौज की भी बैठे हुए थे। हकीमुल्लाह महसूद ने तो अपनी दूसरी शादी भी की थी और जो एक नया घर बनाया था, जैसे इलाके में पता होता है कि बाराकाऊ में कौन रहता है और तरनौल में कौन होता है, तो उस इलाके में सारों को पता था कि हकीमुल्लाह महसूद का वो घर है, वहाँ पे आते हैं जाते हैं। फ़ौज भी वहाँ बैठी हुई है, एफसी भी वहाँ बैठी हुई है। अमरीका को निशाना बना और वहाँ उन्होंने मार दिया। तो हम वो कहते रहे कि सॉवरेंटी सॉवरेंटी सॉवरेंटी, मतलब इतनी किसी कंबल में छेद नहीं हो सकते जितनी कि हमारी सॉवरेंटी में है। और मैं अगर आपको वो गिनवाने लग पड़ूँ कि कहाँ से हमारी सॉवरेंटी शुरू होती है और आज की क्या हालत है, वो लंबी दास्तान एक होगी। क्या हम बातें कर रहे हैं? हमारे से कुछ होता नहीं। या तो आप फैसला करें, हमने अपने पैर पे खड़ा होना है। 8 F-16 अमेरिका नहीं देते तो पूरी थरथलियाँ मच जाती हैं। वो $800 मिलियन आपको सालाना ना दें तो आपका वो सारा मिलिट्री एक्टिविटी है उस पर असर होता है। बने ना ईरान की तरह, बने तुर्की की तरह। तुर्की नेटो का मेंबर है, फिर भी इराक जब जंग थी अमेरिका ने लैंड एक्सेस मांगा था। नेटो है, अलाय है, हमायती है, नेटो का मेंबर है। उन्होंने कहा हम अपनी कौमी असेंबली में मामला लेके जाएंगे। वहाँ जब लेकर गए उन्होंने कहा जो हमें नुकसान होगा उसका हमने तयन किया है, तो हमें $24 बिलियन चाहिए, वो आप दे दें और लैंड एक्सेस आप ले लें। अमेरिका वापस हो गया। टर्की जो है वहाँ पे नेटो का मेंबर भी रहा। हमें उन्होंने आंखें दिखाई, हमने हर चीज़ जो है उनके सामने निछावर कर दी और हमें मिलते क्या हैं? टके मिलते हैं हमें। ये जो अमेरिकन हमें कहते हैं, सर ये ना कहें टके मिलते हैं। देखिए 2002 में इलेक्शन हुआ, सिविलियन गवर्नमेंट आई। 2008 में इलेक्शन हुआ, सिविलियन गवर्नमेंट आई। फिर 2013 में इलेक्शन हुआ, सिविलियन गवर्नमेंट आई। अब 14 साल से सिविलियन गवर्नमेंट बैठी। 8 साल से तो पीपल्स पार्टी और PMLN हुकूमत बैठी। हमने क्या पॉलिसी बनाई अमेरिका के हवाले से, सऊदी अरेबिया के हवाले से, ईरान के हवाले से। मोदी साहब सऊदी अरेबिया जाते हैं तो उनको सऊदी अरेबिया अपना आला तरीन सिविलियन अवार्ड दे रहा है। सर अभी आपने जो पैसों का जिक्र किया, आज सरताज अजीज़ साहब ने भी कहा कि हमें पता नहीं $100 अरब का नुकसान हो गया है। सर पहले तो हम ये फैसला कर लें कि ये जंग हमारी है या नहीं है। क्या ऐसी ताकतें हैं जो हमारे मुल्क के ऊपर काबिज होना चाहती हैं? क्या हमने उनको शिकस्त देनी है या नहीं देनी? अगर तो ये हमारी जंग है तो फिर जितना मर्जी हमारा नुकसान हो। अच्छा, इस $100 अरब की अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे हिसाब मांगे तो हमने कोई कैलकुलेशंस नहीं की हुई, ये जस्ट ऑफ द हेड कि 100 अरब का ना ये डॉक्टर साहब देखिए ऐसी बात है। हम इत्तेहादी बन गए अमेरिका के, हमने उनको अपनी एयर स्पेस दी, हमने उनको लैंड कम्युनिकेशन दिए, हमने उनको मिलिट्री बेसिस दिए, जेकबाबाद वगैरह वगैरह हमने उन सबको दिए। अफगानिस्तान का हमला जो है उस तरीके से हमारे सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। ठीक, जो उन्होंने हमें दिया, वो जो बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि पाकिस्तानी तुम क्या बात कर रहे हो, हमने तुम्हें 20 to 30 बिलियन डॉलर। ये डिटेल भेजी है उन्होंने, यूएस कांग्रेस ने डिटेल भेजी हमें। कितना टोटल? सर $33 अरब का। तो आप इतना ऐसे कह रहे हैं $33 अरब। इस अरसे में अफगानिस्तान में अमेरिका ने कितने खर्चे हैं वो भी आप मुझे कह दीजिए। $1 ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन और 33 का उतना ही मिलेगा जितना हम डिजर्व करते हैं। सर डिजर्व की बात जितना हम दिलेरी से खड़े होकर उनके सामने खड़े होंगे। देखिए बात सुनिए, हमने वो अगर नहीं निगोशिएट किया, आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान की इस जंग की इन्वॉल्वमेंट में हमें नुकसान कुछ नहीं हुआ? जो टीटीपी वगैरह यहाँ पे पहले थी उनका कोई वजूद था, वो इस तरीके से बरसरे पैकार यहाँ पे आए।
बॉर्डर अमेरिकन नहीं कंट्रोल कर सकते। अलकायदा और टीटीपी आके उन्होंने वजीरिस्तान में अपना हेवन बना लिया। वो ना तालिबान को डिफीट कर सके। वहाँ पे 14 साल हो गए हैं। द माइटिएस्ट मिलिट्री मशीन ऑन द प्लैनेट, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कोयटा में कहा कि हमने जो हमारी फौज ने काम कर दिखाया है वो नेटो की तो ताकत जो नहीं और आप कह अमेरिका रहे की हैं ताकत नहीं कर 33 बिलियन डॉलर 11-12 साल मुल्क हमने तबाह कर दिया, उसके एवज हमें 33 सर वो इन एक बात मैं कहना चाहूंगा, अफगानिस्तान में जब उनकी 1.5 लाख फौज थी, जब 1.25 लाख फौज थी, तो वो 70 बिलियन डॉलर शाजिया एक महीने में खर्च रहे थे। और जब वो फौज वो जो सर्ज के दौरान 1.5 लाख हो गई, तो वो एक माह में 100 बिलियन डॉलर्स। यासर, हमने ये जंग लड़नी है या नहीं लड़नी? अगर अमेरिका हमें 1% भी ना दे, हमने इनको शिकस्त देना है या नहीं देना? सर, हमने अपने बॉर्डर में करना है। हमने क्यों ये बेड़ा उठाया हुआ है कि हमने तालिबान को क्वेटा में भी रखना है, हमने तालिबान को मुज़ाकरात के मेज पे भी लेके जाना है? हमारा ये कौन सा दर्द है? हमारी पॉलिसी आप कह रहे हैं कि क्लियर होनी चाहिए तालिबान के हवाले से, हमें चाहे वो अफगान तालिबान हो या पाकिस्तानी हमें कहना तालिबान। चाहिए ना तो यहाँ पे कोई रेफ्यूजी हो, ना यहाँ कोई क्वेटा शूरा हो, ना कोई मुल्ला अख्तर मंसूर हो, ना हैबतुल्लाह हो, ना मुल्ला उमर को अगर तिब्बी सहूलियात चाहिए, रूस जाएं, ईरान जाएं, कहीं और जाएं, यहाँ पे ना कह रहे हैं कि वो ईरान गए थे और वहां से ये गए थे। हमें कहना चाहिए भाई देखिए, तालिबान जाने, अमेरिका जाने और अब्दुल्ला और अशरफ गनी जाने, हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ। आप यहाँ से जाइए, हम अपना बॉर्डर कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे कोई जंग लड़ेगा तो हम उसको नहीं बख्शेंगे। ये हमने कौन सा अपने इन सब कामों के लिए आपको पॉलिसी चाहिए, इन सब कामों के लिए आपको हुकूमत चाहिए। इन सब कामों को आपने दुनिया को आज की तकरीर आप देखिए ना, ये 100 अरब डॉलर का हिसाब आपको सरताज अजीज साहब नहीं दे सकते हैं, जो इन्होंने कह दिया कि हमारा नुकसान हो गया। आप दुनिया आपको दिखाएगी। आप हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट था सन 2007-8 में, वो तारीखी तौर पे पाकिस्तान में हाईएस्ट था। वो तो जंग की पीक थी उस जमाने में। उस जमाने में आपकी इकोनॉमी 6% 7% पे ग्रो कर रही थी। दुनिया आपको ये दिखाएगी, आप साबित करके दिखाएं। आज उन्होंने फिगर ली कि 60,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं इस जंग के दौरान। सर फिगर्स देखी ना, उसमें से 32,000 जो हैं वो तो दहशतगर्द हैं। ये हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, हमारे यहाँ इनको कुछ पता नहीं है कि क्या तकलीफ करना चाह रहे हैं। ये इस जंग में जिस तरीके से हम इन्वॉल्व हुए, इससे कोई हमें फायदा पहुंचा है? ये जो सारी, ये तो हमने लड़नी ही लड़नी थी। वहां पे ताकतें थी जो हमारी मुल्क के ऊपर काबिज होना चाहती हैं। इनसे तो हमने लड़ना ही लड़ना था। कौन से है जब लड़ने के लिए जब देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसा मफरूजा है। जब अमेरिका ने हमला अफगानिस्तान पे किया, हमें अपने बॉर्डर सिक्योर करना चाहिए था और अलकायदा को और टीटीपी को और इन अनासर को यहाँ पे आने नहीं देना चाहिए। करना चाहिए था जब हम अलाई बने थे 9/11 के बाद। उस वक्त हमने ये किया कि अलाई भी बने जी, इनको यहाँ पे आना भी दिया गया। चले 2001 से लेके 4-5 तक इन्होंने अपने ठिकाने यहाँ बना लिए थे। सही है, हमें अपनी खारजा पॉलिसी पे नजरसानी करने की जरूरत है, हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो दूसरे सेगमेंट पर बात करेंगे। आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास का दूसरा आज सेशन चला है, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। और आज पार्लिमानी कमेटी का दूसरा इजलास हुआ है और जैसे कि अपोजिशन ने अपनी 15 TORs में से 2 जो है वो वापस ले लिए, लेकिन साथ साथ 6 में से 4 नुकाती प्रियम्बल तैयार कर लिया गया है। अयाज साहब, इस पेशरफ्त को आप कैसे देख रहे हैं? आज दूसरा रोज़ है। सर, वो हमारे पास लाइन पे हैं तारिक बशीर चीमा साहब, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़ा बैकग्राउंड है इनका। इनसे पूछे मोटी मोटी बात, लगी लिपटी के बगैर कि कोई चांस है, कोई ये बैल किसी मुंडे चढ़ेगा या नहीं, ये तो मेरे ख्याल चीमा साहब से पूछना चाहिए कि उनके तसुरात लें आपके। तारिक बशीर चीमा हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, तारिक बशीर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप अपोजिशन जमात के मेंबर में से मौजूद हैं वहाँ पे। तो ये जो अयाज साहब ने कहा कि लगी लिपटी के बगैर बता दें कि आज क्या डेवलपमेंट रही। ठीक है, मुझे नहीं समझ लगी कि क्या वो पूछना चाह रहे हैं बगैर लगी लिपटी के। मुझसे आप पूछें जो पूछना चाह रही हैं, मैं कोशिश करूंगा बगैर लगी लिपटी के बताऊं आपको। नहीं जी, मैं सिर्फ चीमा साहब पूछ रहा था कि ये जो है कुछ अग्रीमेंट हो जाएगी, हुकूमत का क्या लगता है
उनके माथे से क्या लगता है कि उनकी नीयत ठीक है? इसमें देखें, एक दो रोज में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हुकूमत चाहती क्या है। आज भी बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है जो कल हमें रोका गया था कि हमने टॉक शोज पे नहीं जाना, मीडिया पे, क्योंकि कैमरा प्रोसीडिंग्स हो रही हैं इस कमेटी की। लेकिन कल भी हासिल बजिंदो साहब ने आते ही मीडिया टॉक की, मजबूरन हमें भी वो बताना पड़ा कि जी आज की मीटिंग में क्या हुआ है। आज भी निकलते ही सागदार साहब ने कहा कि जी 4 पॉइंट्स पर हो गया है, 2 पॉइंट्स 1-2 चैनल्स ने चलाया कि हमने रद्द कर दिए हैं, 1-2 चैनल्स ने चलाया कि जी अपोजिशन ने वापस ले लिए हैं। ऐसी कतन कोई बात नहीं। कोई जुज़वी मुआहदा हुकूमत के साथ नहीं होना, ये बड़ी बिल्कुल क्लियर बात है। अगर मुआहदा होगा TORs पे तो तमाम TORs पे होगा, अगर अदरवाइज जुज़वी मुआहदे का कुछ तुक नहीं बनता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे TORs में एक पॉइंट था कि जो सऊदी अरब में इनके स्टे के दौरान जो तोहफे तवाइफ थे, और दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये जितने आपके TOR के पॉइंट्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक हैं। आप, इसका मतलब है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब चाहते हैं। हमने कहा जी ये बेसिकली ये कमेटी का अगर आप नॉमेनक्लेचर देखें तो उसमें लिखा हुआ है दी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पनामा पेपर्स एक्सेट्रा। तो पनामा पेपर्स इज द कोर इशू, और उसमें चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद वॉलंटरीली कह चुके हैं कि मैं एहतसाब के लिए तैयार हूं, 2-3 दफा उन्होंने कौम से खिताब किया है, एहतसाब के लिए अपने आप को पेश किया है, तो उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुकूमत की तरफ से भी कोई रुकावट होनी चाहिए अखलाकी तौर पर। और हमारा तो ये मुतालबा है ही है कि एहतसाब जो है वो सबका हो, राइट ऑफ्स वालों का भी हो, किकबैक्स वालों का भी हो। और अगर जिस मुल्क में एहतसाब होना है तो फिर खुदा के लिए हमें चाहिए, सबको मिलके चाहिए कि कौम को मजीद बेवकूफ ना बनाए। और उसमें किसी सवाल जवाब, कोई ऐसा सवाल नहीं है। अगर देखिए, अगर मसला क्या है, मसला यह है कि आप एहतसाब चाहते हैं, और अगर एहतसाब चाहते हैं तो अगर मेरे 500 सवाल हैं तो आप उसका जवाब दें। अगर आपके पास तो 500 सवाल हैं तो आप जिस चीज के मुतालिक पूछना चाहते हैं, आपको हक हासिल है, आप पूछें। जी चीमा साहब, जो ओरिजिनल खलीज थी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में, वो यही थी कि आप स्पेसिफिक चाह रहे थे, वो एक जनरल TORs के ऊपर काम कर रहे थे। तो आपको नहीं लग रहा कि उस खलीज में कुछ कमी आई है? ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ था दोनों हाउसेस से, उसमें ये दोनों चीजें शामिल थी। पनामा पेपर्स भी था, और राइट ऑफ्स और किकबैक्स और ये जितने भी दूसरे मामला थे करप्शन के, उसमें भी अगर आप वो रेजोल्यूशन देखें तो उसमें बड़ा क्लियरली है कि ये कमेटी बैठकर इसको प्रायोरिटाइज करेगी कि किस चीज को हमने प्रायोरिटी देनी। ऐसा एहतसाब हम नहीं चाहते कि इतनी मट्टी, गर्दा, धूल उड़े कि उसमें कोई चीज नजर ना आए और साल हा साल लग जाएं। उसमें चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे, या जो भी आप कमीशन बनाएंगे उसमें वो क्या करेंगे। अगर तो एहतसाब होना है तो नेक नीति से होना है, और वो अगले 2-4 रोज में हुकूमत की नीयत जो है वो बड़ी क्लियर होकर सामने। सर, आज की मीटिंग में जाहिद हामिद साहब की तरफ से भी कोई खबर आ रही थी कि वो शायद एक्स ऑफिशियो मेंबर बन गए हैं या डिक्लेयर कर दिया गया है? वो एक्स ऑफिशियो मेंबर की इसमें गुंजाइश नहीं है। जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें बड़ा क्लियर है कि 6 मेंबर्स फ्रॉम ईच साइड, and there will be no chairman or convener of this committee, 6 members from each side। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि जब MQM के दोस्तों को इस कमेटी का रुकन बनाया गया तो हमारी तरफ से एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन ने, आफ्ताब खान शेरपॉल साहब ने रजाकाराना तौर पर अपने आप को सरेंडर किया ताकि उस तादाद के अंदर रहकर हम 6 मेंबर्स अपने पूरे करें। तो हाउ कैन बी अलाउड कि भाई ये जाहिद हामिद साहब एक्स ऑफिशियो मेंबर बैठे? अगर उनकी मौजूदगी इतनी जरूरी है तो किसी को हटाकर उनको नॉमिनेट कर दिया। जो आज उन्होंने कमिट किया है सागदार साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर से उनका राब्ता नहीं हो सका, और वो आज किसी वक्त उनसे राब्ता करके वो डिसीजन ले लेंगे कि किसको उन्होंने। सर 2 दिन गुजर गए, बाकी 12 दिन रह गए। ये 2 दिन की पेशरफ्त से आप मुतमईन हैं? देखें जी, बात अगर तो पेशरफ्त करनी है, इस नीयत से हुकूमत में बैठना है तो भैया घंटे 2-3 घंटे भी काफी, दिनों की जरूरत नहीं है। और अगर हमने एक एक बात पर, एक एक नुक्ते पर 3-3, 4-4 घंटे बहस करनी है तो शायद 2-4 माह भी बहुत कम होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए मीडिया को भी, और ये हम तो बिल्कुल क्लियर हैं कि इंशाअल्लाह ताला TORs के मामले पर हम कौम को मायूस नहीं।
ठीक है, अब जो आप हमारे साथ जो मौजूद थे जो तारिक स्टैंड बशीर हमारा जो स्टैंड हमारा पहले दिन था जी। वही स्टैंड इंशाल्लाह आखिरी रोज तक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक बशीर चीमा, आप हमारे साथ मौजूद थे। आया साहब, जो बातें उन्होंने बताई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज एतजाज़ अहसन साहब ने भी ये बात की कि हुकूमत जो है वो खुले दिल और खुले जहन के साथ नहीं बैठ रही है, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी ये बात कर चुके हैं। बट देखें ये कितने, वैसे आपने देखा कितने मंजे तरीके से वो बात कर रहे थे और कितना वो उस पर बिल्कुल वो कर रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा है कि 2-3 रोज़ में, उन्होंने 12 दिन का नहीं, 2-3 रोज़ में नीयत पता चल जाएगी हुकूमत की कि वो चाहते क्या हैं। और जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि एग्रीमेंट करने के लिए 1-2 रोज़ में हो सकता है, आपने कहा और यही और नहीं है तो फिर आप 6 महीने में दे दें तो नहीं होगी। सर अभी तक 2 दिन में आप देखिए ना कि मई की 25 को जो पहली इनकी मीटिंग थी उसमें TORs एक्सचेंज किए, वो पहले से सबको पता थे क्या TORs थे, और एक फैसला इन्होंने किया कि सरबराह कोई नहीं होगा। ये 2 काम हो गए, वो एक दिन ख़त्म हो गया। और आखिर में इन्होंने ये कहा कि असल काम कल शुरू होगा, ये इन्होंने कल कहा था। सर आज की मीटिंग के बाद भी एग्जैक्टली यही कहा गया कि असल काम कल शुरू होगा। ये कल जो है ये आ नहीं रही है कि वो कल कौन सी लेकिन होगी। एक बात चीमा साहब ने बड़ी अहम की, उन्होंने कहा कि कोई जुज़वी एग्रीमेंट नहीं होगी एग्रीमेंट या नहीं होगी तो कुल वो जो है पॉइंट्स पे होगी, ऐसी चीज़ नहीं होगी। कोई वो मान जाए तो ठीक है, लेकिन और वो ये भी कह रहे थे कि कोई बात नहीं क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स वापस ले लिए हैं, नहीं ले लिए, और ये भी कहा था कि एग्रीमेंट हुई थी कि हम मीडिया पे नहीं जाएंगे, वो एग्रीमेंट तोड़ दिया गया। और वो कह रहे हैं, हालांकि हासिल जो बड़े समझदार किस्म के आदमी हैं, उनको ये पहल नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे था तो बिल्कुल उन्होंने। अच्छा साहब, जब इजलास शुरू हुआ था तो एक इख्तलाफ सामने आया था कि चीफ जस्टिस ने जिन TORs को मुस्तरद कर दिया है उन पर गौर नहीं होगा, अपोजिशन की जानिब से बात सामने आई थी। नहीं वो था क्योंकि गवर्नमेंट का तो वही था, और चीफ जस्टिस ने ये कहा तो उसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो हम ऐसे कर नहीं सकते, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो जिसको एक लिहाज से अपोजिशन के मौक़िफ़ को उससे तक़वियत मिली थी। लेकिन देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। पर एक चीज़ अच्छी है कि 2 दिन गुजर गए हैं तो हमारे सामने इनडेफिनिट कोई नहीं है, 12 दिन में ये फैसला। सर 15% टाइम तो ख़त्म हो गया है, तो ठीक है बिल्कुल वो। लेकिन कल एक अहम बात ये होगी नाज़रीन की TORs के खदोखाल का जायजा भी लिया जाएगा, फिर कुछ चीज़ें सामने आएंगी। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वज़ारत दाखिला की जानिब से तमाम शनाख्ती कार्ड जो है उनकी दोबारा तस्दीक करने का ऐलान कर दिया है। क्या ज़वाबित कार होंगे, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और मुल्क भर में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से शनाख्ती कार्ड की दोबारा तस्दीक का हुक्म दे दिया गया और 48 घंटे में रिपोर्ट करने को भी कहा है। अयाज साहब, APS का जब वाक़या हुआ एक अफसोसनाक, उसके बाद वज़ारत दाखिला और वज़ीर दाखिला की जानिब से मोबाइल फ़ोन की वेरिफिकेशन की गई, के लिए बात हुई। अब ये वाक़या हुआ मुल्ला अख्तर मंसूर का, अब इन्होंने कहा नादरा की तस्दीक होगी, तो ये सब सो रहे होते हैं इस तरह में, क्या इंतज़ार करते हैं? हमारे मुज़ायका खेज़ रवैयों का जो है कोई हद है ही नहीं। हम ऐसी चीज़ें करते हैं कि जी अब कितने अरसे में ये हम जो है वो सारे के सारे आप तस्दीक करेंगे। अब पता नहीं कैसे आप तस्दीक करेंगे। हर 2 साल बाद 3 साल बाद एक जुनून चढ़ता है कि आर्म्स लाइसेंसेस की जांच पड़ताल होनी चाहिए। वो बड़े इश्तिहार निकलते हैं, वो करते हैं, नतीजा उसका 0 होता है। ये पता नहीं कहाँ से हम सारे आप करेंगे। आपको आप देखेंगे कहाँ से कि गैर मुल्की कौन है कौन नहीं है, वहाँ पे किस तरह करेंगे सर? आप वो है ID कार्ड। यहाँ पे मैं एक 2-3 रात शामें पहले एक डिप्लोमेट से बात कर रहा था, फार ईस्ट का एक डिप्लोमेट। उसने कहा ये मुल्ला मंसूर का ID कार्ड और पासपोर्ट कैसे बन गया। अब उनका ख्याल, वो जो जिस तरीके से सवाल पूछ रहे थे वो ऐसे लग रहा था कि उनके जहन में ये है कि ISI ने करके दिया है। मैंने कहा मैं MNA चकवाल में रह चुका हूं, अगर मेरे दौर में आप आते चकवाल में तो मैं आपको ID कार्ड भी बनवा देता और मैं पासपोर्ट भी बनवा सर खर्चा भी कोई नहीं करना पड़ता, खर्चा भी कुछ ना करना पड़ता। देखिए बहुत सारे अनरजिस्टर्ड लोग हैं हमारे इलाके हैं। आप इंडस क्रॉस करें, फ्रंटियर को आप भूल जाएं, KP के इंडस क्रॉस करें, हर शहर में हर गांव में
आपको लोग नजर आएंगे जो आप तफरीक नहीं कर सकेंगे कि ये पख्तून है या अफगान है, कि ड्यूरन लाइन के इस तरफ से हैं या वहां से हैं। हमारा इलाका, चकवाल का इलाका सेटल डिस्ट्रिक्ट है, हर गांव में वो भरे हुए हैं। जो सैदन शाह तहसील है वहां पे उनका एक काउंसलर मुंतखब होता है पख्तूनों का। मैं जब MNA था मेरे पास आते थे, सर ये तस्दीक कर दें, और मैं अगर तस्दीक कर देता तो उन लोगों को ID कार्ड मिल जाता। ना कोई और पूछने वाला है, ना कोई और करने वाला है। वो मोहम्मद ताहिर साहब जो साबिक DC हैं, जिन्होंने तस्दीक की थी इनके ID कार्ड की, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। सर अरेस्ट कर लिया, पर उसकी DC ने खुद नहीं की होगी, किसी ने सिफारिश की होगी, किसी ने नीचे कहा होगा रिकमेंडेड, आई नो दिस पर्सन, मैं इस वली मोहम्मद को जानता हूं। सर 10 करोड़ और 16 लाख ID कार्ड्स नादरा इशू कर चुकी हुई है, जिनकी ये कह रहे हैं कि हमने तस्दीक करनी है। आपको याद होगा बायोमेट्रिक जब मोबाइल फ़ोनों का किया गया था तो सारे फ्रेंचाइज्ड ऑपरेशंस ने मिल के 70,000 मशीनें पूरे मुल्क में लगाई थी। यहाँ पे नादरा के पास कोई 550-560 के करीब सेंटर्स हैं जो पूरे मुल्क में हैं। वहाँ पे 70,000 मशीनें लगाई गई थी और उसके बाद फिर वो बायोमेट्रिक और उसकी तस्दीक हो पाई थी। सर 45,000 फॉरेनर्स को ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं, जिसमें चीनी भी हैं, इंडियन हैं, ईरानी हैं, इराकी हैं, उज़्बेक हैं, जिनको ये ID कार्ड्स वगैरह जो है वो इशू कर चुके हुए हैं। अब ब्लॉक करने का जो कानून मैंने देखा है, ये ब्लॉक करना सर कोई आसान काम नहीं है। एक दफ़ा आपको ID कार्ड मिल जाए तो फिर एक सेक्शन 23 है नादरा का कहलाता, उसके तहत आपको पहले नोटिस भेजना पड़ता है कि आपको आना पड़ेगा एक वेरिफिकेशन बोर्ड के सामने, और अगर तो आप कागजात सारे ले आए तो फिर आपको हम ID कार्ड आपका ब्लॉक नहीं करेंगे। फिर एक वो जॉइंट वेरिफिकेशन कमेटी उन्होंने बनाई हुई है कि उसके पास लेके जाएंगे, जिसमें फिर हसास इदारे भी शामिल हैं। सर देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि जब एक अनरजिस्टर्ड आदमी, चाहे उसकी शक्ल बंगाली है, अफगानी है, नाइजीरियन है, वो जब दरख्वास्त लेके आता है, आप किसके अगेंस्ट चेक करेंगे? आपके पास जो एक नेशनल डेटाबेस होना चाहिए, जो एक ज़माने में था जब कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई लैपटॉप या सेलफोन नहीं था, हर गांव में चौकीदार जो है उसके पास एक रजिस्टर होता था और वो इंदराज करता था पैदाइश की और अमवात की। वो आपका हर मोहल्ले, हर यूनियन काउंसिल में था। जब नादरा एक मुहिम चलाती है कि हमने ID कार्ड्स बनाने हैं या हमने इलेक्टोरल रोल्स बनाते हैं, ना वो यूनियन काउंसिल से सेक्रेटरी से काउंटर चेक करते हैं, ना जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ का रिकॉर्ड है उससे काउंटर चेक करते हैं। वो बस टीमें अपनी भेज देते हैं, कोई आ गया तो आ गया, कोई नहीं आया तो नहीं आया। पर जो एक हमें नेशनल डेटाबेस जो हमारे पास था, अंग्रेज के ज़माने से था, वो आजकल नहीं है, नकारा हो गया। लेकिन आया साहब, ये चौधरी निसार साहब को क्या मंतक सूझती है कि ये वाकया हो गया मुल्ला अख्तर मंसूर का, आपने पूरी आवाम को कह दिया कि तस्दीक करा ले, एक NIC बनाने में इतनी मुश्किल होती है, अब ये तस्दीक का प्रोसेस ये कैसे होगा? ये सब देखिए, एक तो चौधरी साहब को गुफ्तार का बहुत ज़्यादा शौक़ है, एक इख्तसार से वो काम ले ही नहीं सकते। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, मेरे ख्याल है एक ज़माने में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वो जो है वो जाएंगी। अब वो जो कर रहे थे, हकीमुल्लाह महसूद मारा जाता है तो सबसे बड़े मातमी कौन निकलते हैं? चौधरी निसार रो रहे होते हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया। अख्तर मंसूर वहाँ पे मारा गया। भाई पहले आप सबसे देखें वो कहाँ से वो आ गया। ठीक है, उसकी खोज लगानी चाहिए, क्वेटा से शुरू करें, चमन से शुरू करें, वहाँ पे देखें आपने सारा मुल्क में कर दिया, सारा बुखार में मुब्तला कर दें पूरे नादरा को, नतीजा जो होगा वो सिफर होगा। सर अगर फ़ौज को दे दिया जाए, देखिए सेंसस के लिए भी हमें फ़ौज चाहिए, अब तो क्रिकेट टीम जो है हमारी उसकी भी ट्रेनिंग जो है वो फ़ौज कर रही है, तो ये तस्दीक वाला काम भी उनको दे देना चाहिए। देखिए एक रास्ता जो है, जब मुशर्रफ साहब अभी तक उन्होंने इक़्तिदार पे कब्ज़ा नहीं किया था तो वो आर्मी चीफ बन गए थे, उनके जहन में भी ये था कि हर मर्ज का इलाज फ़ौज है। मीटर चेक भी क्या करते थे? मीटर चेक तो शहबाज शरीफ साहब और इन्होंने कराए थे, जो जीनियस थे उन्होंने करा। उन्होंने कहा हम ये कर देंगे, गो स्कूल्स हैं वो हमने चेक कराने फौज से कर दिए। एक रमज़ान के वक्त जब वो चीफ बने थे, मुझे याद है, तो उनसे पूछा गया कि इकॉनमी ख़राब है तो वो कैसे ठीक होगी, तो जनरल मुशर्रफ ने कहा फौज ठीक कर सकती है उसको, इकोनॉमी भी ठीक कर सकती है फौज। तो इस राह से उनके ज़माने में इकोनॉमी थी बहुत ज़बरदस्त, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते। नहीं, वो देखें डॉलरों की खेप आ गई। ये जो आप अपने शहरों में कारों की आप भरमार देखते हैं,
सेल फोन, कारें, मोटरसाइकिल, ये इसकी भरमा। मुझे आप बता दें 40-50 हज़ार मोटरसाइकिल बनते थे मुशर्रफ साहब के आने के सर, बाद, मुझे कोई बता दें आज कोई 6 लाख बन रहे हैं। कोई इंडस्ट्री बनी हो, कोई ये- और ये इंडस्ट्री है सर, मोटरसाइकिल वो वाली, तो सर। हमारी कारें वो जो है, वो जो लिक्विड फाइनेंस जो है, जो बैंक्स को ना मिलता वो अच्छा ही होता। बैंकों ने बिठा दिए आप जैसी मतलब बड़ी स्मार्ट खातून, वो बिठा देते थे दरवाज़ों पे, बाकी बाद में होते थे 2 खवातीन आप जैसी पहले होती थी। अच्छा। जो आता था वो कार के मोटरसाइकिल लेने आता था तो ये कार उनको दे के वापस कर तो 15,000 रुपए में कार मिलती। नहीं सर, इकोनॉमी के हवाले से उनका पीरियड जो गुजरा सर, वो आप किसी और पीरियड से उसको कंपैरिजन कर लीजिए। देखिए 50,000 गाड़ियां बनती थी उनके आने से पहले, आज फिर उनके आने जब तक वो जा रहे थे 1.25 लाख गाड़ियां ये मुल्क बना रहा था। 50,000 मोटरसाइकिल से हम 6 लाख मोटरसाइकिल पे पहुंच गए। सर कोई बिजली का कर जाते, कुछ और ऐसी चीजें कर जाते। ये हाल बिजली का नहीं था उस नहीं, जमाने ये में। नहीं था, कोई बिजली का कर जाते, मोटरसाइकिलों पे जोर लेकिन यार कम साहब अभी देते। अभी जो हाल है वो तो पूरी आवाम जो है फौज की तरफ देख रही। देखिए सोशल मीडिया पे कुछ अर्से पहले चला था जब आर्मी चीफ साहब जो है वो एक शॉट लगा रहे थे बैट से कि उसके बाद के सारे काम अगर आप फौज नहीं करने तो ये काम भी। तो बहरहाल अगर क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग दे देगी तो बहुत अच्छी बात। ये भी पता नहीं किसने तरकीब दी है कि वो पता नहीं क्रिकेटर्स को कहाँ भिजवा दिया है जी, पीएमए काकुल में भिजवा दिया है। पता नहीं, मैं वो ट्रेनिंग कर चुका हूँ, उसमें क्रिकेट का क्या ताल्लुक है उससे मैं नहीं जान सका। आज ये पता नहीं कोई नई राह पे स्पोर्ट्समैन स्प्रिट के लिए भेजा हो, फौजी स्प्रिट जरूरी है तो फिजिकल फिटनेस के लिए कर रहे हैं वहाँ पे। मतलब है कि फिर मैं समझता हूँ कि अगर आपने आखिरी हरबा ये सोचा कि क्रिकेट टीम को पीएमए काकुल ही भेजना है तो मेरी दयानतदाराना राय है कि क्रिकेट को यहाँ से बैन कर दें और इस टीम को बर्खास्त। सर अब 5.5 लाख की फौज है, वो लड़ भी रही है। 3 लाख फौजी हमें चाहिए सेंसस के लिए, और फिर क्रिकेट की टीम को ट्रेन करने के लिए। अब नादरा की तस्दीक के लिए जहाँ पे आपने 10 करोड़ 16 लाख आईडी कार्ड की तस्दीक करनी है, सर फौज को बढ़ा दिया जाए। हाँ बढ़ा दिया जाए। ये फौज देखें की ये रास्ते जो आप दिखा रहे हैं इससे बस हम परहेज ही करें तो अच्छा है। और जो अपने महकमे में कुछ सिविल काम हुकूमत कर क्या सकते करेगी हैं। अगर फौज नहीं सारे काम करने तो फिर सिविल हुकूमत का तो कल हमने देखा था ना कि सारे हमारे नुमाइंदगान तो लंदन में। चलें ठीक है। डॉक्टर फारूक सलीम आपका बहुत शुक्रिया, अयाज अमीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाज़ी खान को इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।